So today's class is on development of common law, equity and basically about the whole historical aspects of it. एक सवाल हर साल बनता है इसका, अगर आपने मेरे साथ टॉपिक कर लिया आपका एक सवाल डन हो गया एएस लेवल लॉ का, राइट. सो द क्वेश्चन दैट कम्स अबाउट कि कॉमन लॉ कैसे डेवलप हुआ, कॉमन लॉ और इक्विटी का रिलेशनशिप क्या है, हाउ इज इक्विटी असिस्टेड इन कॉमन लॉ. सो जिस तरह का भी सवाल आएगा जो हम प्रैक्टिस करेंगे भी, राइट, एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ मॉडल आंसर, उसको साथ रखिएगा जब ये मेरा लेक्चर सुन रहे हो. सो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है कि यूके के अंदर लॉ जो है वो किस फॉर्म का है. सो पहला जो यूके में लॉ है वो है स्टैट्यूट लॉ. स्टैट्यूट लॉ वो लॉ होता है जो यूके की पार्लियामेंट बनाती है. जैसे यहां पे हमारी पार्लियामेंट्री असेंबली नहीं है, एमएनए एमपीएस जो बनाते हैं, तो यूके के अंदर जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है वो स्टैट्यूट लॉ कहलाता है. एंड जो दूसरा सोर्स ऑफ लॉ है वो है जज मेड लॉ, जो जजेस ने बनाया है, जिसको कहते हैं कॉमन लॉ. अब पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज लॉ. लॉ क्या है? सो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर बाइंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स. ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो इंडिविजुअल्स के ऊपर बाइंडिंग है वो लॉ कहते हैं उसको. सो अब ऑब्वियसली यूके का जो लीगल स्ट्रक्चर कॉमन लॉ का जो डेवलपमेंट है वो कहां से शुरू हुई, तो हिस्ट्री में जाना पड़ता है. कौन सी हिस्ट्री में? 1066 में विलियम द कॉन्करर, राइट, ही केम एंड ही कॉन्कर्ड इंग्लैंड. पूरा इंग्लैंड पे कब्जा कर दिया उसने जंग लड़के. विलियम द कॉन्करर बिकेम द किंग. और विलियम द कॉन्करर जब 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहते हैं इसको, राइट, जब पूरे इंग्लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया एंड ही बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, उसने ये सोचा कि यार एक चीज मुझे बड़ी जरूरी है, वन थिंग इज वेरी नेसेसरी, जिसके ऊपर मुझे कंट्रोल होना चाहिए कि मैं अपनी किंगडम को सालों साल तक चलाऊं. और वो क्या कि मुझे लीगल सिस्टम पे कंट्रोल चाहिए. अब लीगल सिस्टम पे कंट्रोल चाहिए उसने करने के लिए उसने क्या बनाया? ही मेड द किंग्स कोर्ट. उसने किंग्स कोर्ट बनाया. अब किंग का कोर्ट क्यों बनाया? पहला सवाल. सो एंड ऑफ द डे उस जमाने में क्या होता था कि यूके तो पूरा था, लेकिन हर इलाके होते थे और इलाके के अंदर नोबल्स होते थे, इलाके के जो बड़े कह दो आप, और उन नोबल्स के अपना पूरे इलाके पे कंट्रोल होता था. तो अगर एक नोबल और दूसरे नोबल के बीच में लड़ाई हो जाती थी तो सिविल अनरेस्ट हो जाता था, कंट्री के अंदर अनरेस्ट फैल जाता था, इंटरनल जंग हो जाती थी. तो किंग ने बोला कि ये किंग्स कोर्ट बनाया और नोबल्स को बोला कि अगर आप लोगों के बीच में कोई मसला होगा तो आप लड़ोगे नहीं एक दूसरे से, आप मेरे पास आओगे, किंग के पास, and the king will solve the dispute. So the king's court was only available for nobles. सबके लिए नहीं खुला था ये, nobles के लिए ओपन था, और nobles आके अपना dispute रिजॉल्व करवाते थे वहां पे, और king उसका जज था और जो वो कहता था वो बाइंडिंग होता था. अब जैसे ही टाइम आगे गया, दूसरे किंग्स आए और हेनरी II और उसके रिजीम के अंदर किंग्स कोर्ट एक्सपैंड किया, और किंग्स कोर्ट लोगों के लिए भी आम आवाम के लिए अवेलेबल हो गया कि लोगों की भी डिस्प्यूट्स अगर है तो किंग्स कोर्ट के अंदर वो आके वो डिस्प्यूट्स सॉल्व करवा सकते हैं. अब किंग तो हर जगह नहीं बैठ सकता था, सो द किंग अपॉइंटेड जजेस, एंड द जजेस वर देयर टू सिट ऑन बिहाफ ऑफ द किंग एंड डिसाइड ऑन केसेस एंड गिव जजमेंट्स. एंड एज टाइम वेंट ऑन सिस्टम और बेहतर हुआ और जजेस को सर्किट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया. यानी एक जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि पूरे साल के अंदर उनको पहले लंदन में 2 महीने रहना है और जजमेंट देनी है, फिर ब्रिस्टल जाना है, फिर उसके बाद एडिनबरा जाना है, फिर स्कॉटलैंड जाके फिर वापस आना है. तो पूरे सर्किट्स बन गए अलग अलग जजेस के, और वो अलग अलग शहरों में जाते थे अलग अलग टाइम में, और वहां पे जजमेंट्स देते थे, कोर्ट हियरिंग होती थी, जजमेंट्स होते थे. अब सवाल ये उठ रहा था कि कैसे डिसाइड करते थे कोई कोर्ट केस. तो हाउ डिड जजेस डिसाइड कोर्ट केस? डिसीजन किस बेसिस पे देते थे? कोई किताब तो नहीं थी उस टाइम पे. सो जजेस का रूल ये था कि जिस इलाके में वो जाते थे उस इलाके के अंदर जो लोकल कस्टम होता था, उस इलाके का जो रिवाज, उसके हिसाब से जजमेंट देते. तो किसी इलाके में फॉर एग्जांपल अगर ये रिवाज था कि किसी ने अगर चोरी किया तो उसका हाथ काट दो, तो हाथ काटने का देते थे डिसीजन. किसी इलाके में ये रिवाज था कि उसको जेल में बंद करना है तो जेल में बंद करवा देते. तो दैट इज हाउ जजेस यूज्ड टू गिव डिसीजंस. दे यूज्ड टू गो टू सिटी एंड जो सिटी का लोकल कस्टम होता था उसके हिसाब से डिसीजन देते थे. अब होता यह था कि साल के एंड में जब जजेस की भी छुट्टी का टाइम होता था, राइट, तो सारे जजेस लंदन आ जाते थे वापस सेंट्रल, और जब साथ एक दिन बैठे थे वो लोग सब, तो दे थॉट दैट अगर हम एक ही कंट्री में रह रहे हैं यूके के अंदर, और एक ही कंट्री में जब हम रह रहे हैं तो व्हाई इज द लॉ डिफरेंट? लॉ हर जगह अलग अलग क्यों है? हर सिटी का लोकल कस्टम अलग था, तो हर जगह अलग डिसीजन दे रहे थे. तो जजेस ने सोचा कि हम एक ही कंट्री में तो लॉ सबके लिए कॉमन होना चाहिए. तो जजेस ने क्या किया? बेस्ट कस्टम्स, जो बेस्ट कस्टम लगा उनको कि नहीं चोरी के लिए हाथ नहीं काटना चाहिए, लेट्स सपोज जेल डालना चाहिए,
तो जो बेस्ट कस्टम उनको लगा उन्होंने चूज किया और उसको जनरलाइज कर दिया थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर जनरलाइज कर दिया, यानी लॉ को कॉमन कर दिया। एंड दिस वाज द बर्थ ऑफ द कॉमन लॉ, राइट? यहां पर कॉमन लॉ बॉर्न हुआ। सो कॉमन लॉ किसके बेसिस पे बना हुआ है? जो बेस्ट लोकल कस्टम्स थे, जजेस ने उसको कंबाइन करके उसको सबके लिए जनरल कर दिया एंड कॉमन लॉ बन गया। अब कॉमन लॉ बन गया, जजमेंट लॉ है, ये जजेस ने बनाया, उसको डेवलप भी वही करता है। तो जैसे ही जजेस ये कॉमन लॉ चला रहे थे, टाइम गुजरा, तो कॉमन लॉ के अंदर 3 बहुत बड़े मसले आए, प्रॉब्लम्स आए। द 3 प्रॉब्लम्स इन द कॉमन लॉ। फर्स्ट प्रॉब्लम वाज दैट कॉमन लॉ सारे केसेस रिकॉग्नाइज नहीं करता था, कुछ ही केसेस थे जो रिकॉग्नाइज करता था। कोई बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो कॉमन लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज ही नहीं होते थे, और अगर रिकॉग्नाइज नहीं होते थे तो कोर्ट के अंदर वो वाला केस जा ही नहीं सकता था क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं था। सो काफी तरह के केसेस कोर्ट में जा ही नहीं सकते थे क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं थे। सेकेंडली, प्रोसीजर बड़ा टेक्निकल था, केस को कोर्ट में दर्ज करवाने का प्रोसीजर बड़ा टेक्निकल था, और अगर उस केस को दर्ज करवाने के अंदर कोई भी मसला हो जाता था फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करने में, फॉर्मेलिटीज की कंप्लीशन में, तो केस डिसमिस हो जाता था। एंड तीसरा मसला कि अगर कॉमन लॉ के अंदर आप जीत जाते थे तो खाली एक ही रेमेडी थी, डैमेजेस। आपको खाली एक ही चीज दे देते कोर्ट्स, अगले पार्टी से पैसे दिलवा देते। अब ऑब्वियसली हर जगह पैसों से काम नहीं चलता। अगर किसी का दरख्त मेरे घर की तरफ आ रहा है और पत्ते गिर रहे हैं, तो आई वुड वांट दैट ट्री टू बी कट, आई डोंट वांट मनी फॉर इट। अगर कोई शोर मचा रहा है और मुझे रात को नींद नहीं आ रही और मैं केस कर रहा हूं न्यूसेंस के अंदर फॉर एग्जांपल, तो आई डोंट वांट ये मुझे पैसे दे दे, आई वांट हिम टू स्टॉप मेकिंग द नॉइज। सो कॉमन लॉ के अंदर ये 3 बड़े मसले थे। पहला मसला ये याद करना, और ऐसे में भी मैंने मॉडल आंसर में लिख के दिया आपको। पहला मसला क्या है? दैट सारे केसेस रिकॉग्नाइज नहीं होते थे, कुछ ही रिकॉग्नाइज होते थे। दूसरा मसला क्या है? टेक्निकल प्रोसीजर होता था, और अगर प्रोसीजर की कंप्लायंस के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो जाते थे तो केस डिसमिस हो जाता था, राइट? एंड तीसरा, खाली एक ही रेमेडी थी, डैमेजेस। सो बिकॉज कॉमन लॉ में मसले थे तो ऑब्वियसली लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा था, और क्योंकि लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा था तो लोग फौरन किंग के पास चले गए कि हमें कॉमन लॉ में जस्टिस नहीं मिल रहा, आप हमें जस्टिस दें। तो किंग ने क्या किया? अपने चांसलर को बोला कि तुम अब ये केसेस मैनेज करो। जो किंग के पास आते थे कंप्लेन करने, तो वो उसको चांसलर के पास भेज देते थे, एंड चांसलर क्या करता था? फिर वो डिसीजन लेते थे। एंड किस तरह लेते थे? कोई किताब के बेसिस पे नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयरनेस, इक्विटी कहते हैं इसको। नेचुरल जस्टिस एंड फेयरनेस मतलब जो नेचुरली जो जस्ट चीज है, फेयरनेस के बेसिस पे, जो उसको फेयर लगता था। तो नेचुरल जस्टिस फेयरनेस का वर्ड जो है उसको हम इक्विटी कहते हैं। इक्विटी मींस फेयरनेस। अब क्योंकि इतने सारे लोग किंग के पास आते गए और चांसलर के पास भिजवाते गए किंग, तो टाइम के साथ चांसलर का जो एक नया कोर्ट सिस्टम डेवलप हो गया और नया पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया इक्विटी का, जिसका अलग से कोर्ट बन गया, कोर्ट ऑफ चांसरी, और चांसलर जो था वो उसका हेड था। सो एक तरफ कॉमन लॉ कोर्ट चल रहे थे, जिनको वहां जस्टिस नहीं मिल रहा था, तो लोग कहां जा रहे थे? इक्विटी कोर्ट्स में जा रहे थे। अब ऑब्वियसली एक ही ज्यूरिसडिक्शन के अंदर 2 तरह के कोर्ट्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे एक बंदा जीत रहा होगा, यहां दूसरा तो जीत रहा होगा, तो दोनों के बीच में क्या आने लग गया? कॉन्फ्लिक्ट। अब जब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आने लग गया तो प्रॉब्लम आ गया कि कॉन्फ्लिक्ट है। तो फिर फाइनली अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड केस आया, जब किंग के पास ये मसला गया कि भाई इक्विटी होना चाहिए, कॉमन लॉ, कौन सा सिस्टम खत्म करें? तो किंग ने क्या स्टेटमेंट दी? इक्विटी शुड प्रिवेल, कि इक्विटी को बढ़ाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमन लॉ सिस्टम को खत्म कर दिया किंग ने। आज उसके इस जजमेंट के बाद क्या हुआ कि इक्विटी और कॉमन लॉ दोनों सिस्टम जो थे दोनों मर्ज हो गए, एक हो गए, और दोनों सिस्टम्स जो मर्ज हो गए, राइट, इक्विटी एंड कॉमन लॉ दोनों मर्ज हो गए, और कॉमन लॉ के अंदर जो गैप्स, लूपहोल्स, प्रॉब्लम्स थी, इक्विटी ने उनको सॉल्व कर दी। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और यूके के अंदर स्टैट्यूट लॉ और कॉमन लॉ जजमेंट लॉ। इसकी हिस्ट्री क्या है? 1066 में विलियम द कॉन्करर आया, इंग्लैंड को कॉन्कर किया, उसने बोला लीगल सिस्टम मुझे अपने हाथ में चाहिए, तो उसने किंग्स कोड बनाया, लेकिन ये खाली नोबल्स के लिए था कि वो एक दूसरे से ना लड़े। यहां ओवर टाइम ये सबके लिए अवेलेबल हो गया, और जजेस अपॉइंट हो गए, और जजेस सर्किट के थ्रू जाते थे, अलग अलग इलाके में जजमेंट्स देते थे। कैसे बेसिस पे? लोकल कस्टम्स के बेसिस पे, जो इलाके के रीत और रिवाज थे। फिर एक टाइम लंदन आके बैठते थे तो सबने ये सोचा कि अलग अलग लॉ क्यों है हर इलाके में, उसको एक करो। सो बेस्ट लोकल कस्टम्स को सेलेक्ट करके जनरलाइज कर दिया,
कॉमन लॉ बर्थ हो। लेकिन कॉमन लॉ के अंदर जो 3 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए वो आ गए। टेक्निकल प्रोसीजर्स थे, सारे केसेस रिकॉग्नाइज नहीं होते तो खाली डैमेजेस मिलते थे एज रेमेडी। तो फिर लोग किंग के पास गए, किंग ने चांसलर के पास रेफर किया, चांसलर ने क्या किया कि नेचुरल जस्टिस के बेस पे डिसीजन देना शुरू किया। बहुत लोग जाते गए तो एक अलग कोर्ट डेवलप हो गया, इक्विटी कोर्ट और कॉमन लॉ कोर्ट। कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया, किंग के पास मसला गया, किंग ने वापस क्या बोला, इक्विटी शुड प्रिवेल, मतलब दोनों सिस्टम मर्ज हो गए, एक हो गए, और इक्विटी ने कॉमन लॉ के प्रॉब्लम सॉल्व किए। किस तरह सॉल्व किए? इक्विटी के अंदर कुछ रेमेडीज आई, मैक्सिम्स। इक्विटी के अंदर कुछ मैक्सिम्स निकले पहले। मैक्सिम, इक्विटी विल लुक एट इंटेंट एंड नॉट द फॉर्म, यानी इक्विटी नियत देखेगा, फॉर्म नहीं देखेगा। तो पहले कॉमन लॉ में क्या मसला था कि सारे केसेस रिकॉग्नाइज नहीं होते थे, वही केसेस रिकॉग्नाइज हुए जिसका फॉर्म बना होता था, राइट। सारे केसेस रिकॉग्नाइज नहीं होते थे, जिनका फॉर्म बना हुआ है वो रिकॉग्नाइज थे। तो अब कोर्ट्स ने, इक्विटी ने क्या कर दिया, राइट, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। उन्होंने बोला हर तरह के केसेस रिकॉग्नाइज होंगे क्योंकि हम लोग इंटेंट देखेंगे, फॉर्म नहीं देखेंगे। सेकंड, Those who come to equity must come with clean hands। ये सेकंड मैक्सिम निकाला कि जो इक्विटी में आता है और जो बदनीयती के साथ है इक्विटी में, किसी का फायदा उठाने, उसको इक्विटी मदद नहीं करेगा। तो जो कोई अनफेयरली एक्ट करके अगर इक्विटी में आया है, कोर्ट आया है, तो उसको कोर्ट मदद नहीं करेगा। ये सेकंड मैक्सिम। एंड तीसरा मैक्सिम कि देयर इज नो, इफ देयर इज अ रॉन्ग देयर हैज टू बी अ रेमेडी फॉर इट, कि अगर कोई गलती हुई है तो उसकी रेमेडी होनी चाहिए। एंड इसके तहत तीसरा प्रॉब्लम क्या था कॉमन लॉ में कि खाली पैसे दे देते थे ना, रेमेडी क्या थी, डैमेजेस। तो इक्विटी ने नई रेमेडीज इंट्रोड्यूस कर दी, नई रेमेडीज इंट्रोड्यूस की, इक्विटेबल रेमेडीज। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको नोट में भी दिया। पहली एग्जांपल है इंजंक्शन। स्टे ऑर्डर का सुना होगा आपने, स्टे ऑर्डर लगा दिया, बिल्डिंग बंद कर दी, स्टे ऑर्डर। ये स्टे ऑर्डर क्या होता है, इंजंक्शन। तो ये किसने निकाला, इक्विटी में निकला ना, कि अगर आप आते हो बिल्डिंग बन रही है और गलत बन रही है तो आप पैसे नहीं चाहोगे, आप क्या होगे, बिल्डिंग रोके। तो इक्विटी ने कौन सी रेमेडी निकाली, इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर, रोक दो। दूसरा, रिसेशन। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। रिसेशन की रेमेडी मतलब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, और जो आपको मिल गया उस कॉन्ट्रैक्ट में वापसी होगा, और जो मुझे मिला वो मैं आपको वापसी करूंगा। यानी हम उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जब कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं। रेमेडी ऑफ रिसेशन कहते हैं इसको। फिर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखने में कोई गलती हो गई हमसे, तो कोर्ट उस गलती को सॉल्व कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, गलती सॉल्व कर देगा, रेक्टिफाई कर देगा, रेक्टिफिकेशन। फ्रीजिंग ऑर्डर सुना है यहां पे आपने कि अकाउंट पे फ्रीजिंग ऑर्डर लग गया, फ्रीजिंग ऑर्डर इज अ रेमेडी। तो ये कहां से निकली, इक्विटी ने निकाली कि कोई एसेट्स पाकिस्तान से बाहर ना जा सके या ट्रांसफर ना हो सके तो फ्रीजिंग ऑर्डर लग सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि अगर फॉर एग्जांपल राइट हमारा मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट, मैं नहीं पढ़ा था, तो कोर्ट जाके आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी ला सकते हो कि कोर्ट ऑर्डर करेगा मुझे कि आप पढ़ाओ इनको, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सो ये सारी नई रेमेडीज इक्विटी ने इंट्रोड्यूस कर दी, और इक्विटी ने नए नए कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिए। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि जमीन ट्रस्ट की है। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि लीगल ओनर कोई और होता है और इस्तेमाल कोई और कर रहा होता है। ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट है ट्रस्ट। खाली इतना बेसिक याद रखना कि ओनर कोई और होता है, इस्तेमाल कोई और करता है, ट्रस्ट के अंदर ही हो सकता है, राइट। सो ये भी इक्विटी ने इजाद किया। सो कहने का मकसद यह है कि कॉमन लॉ के जो आज का जो सिस्टम है वो किसका क्या सिस्टम है, कॉमन लॉ सिस्टम जो आज का, इट इज अ मर्जर बिटवीन कॉमन लॉ एंड इक्विटी। या इक्विटी ने कॉमन लॉ को खत्म नहीं किया, लेकिन कॉमन लॉ के अंदर जो गैप्स थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उसको फिल कर दिया और क्या कर दिया, आज का सिस्टम कॉमन लॉ और इक्विटी का एक मर्जर है। सो अगर आपने ये मेरा मॉडल आंसर मैंने आपको दे दिया है और ये मेरा लेक्चर अगर आपने समझ लिया और सुन लिया कॉन्सेप्चुअली, तो आपका एक सवाल हो गया एग्जाम का, एएस का, right? And you just have to learn this and what I've taught you. And on the basis of that, we'll do the past papers. Past paper में ऐसे क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर एक बेसिक सा ये सारा कॉन्सेप्ट आपको उसमें लिखना होता है. So please don't worry, it's very easy. And we're done with the first topic of AS law, right? Which is common law and equity. If you have any questions, let me know. Thank you very much.